अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं और आज हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट कि आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आज फर्स्ट लेक्चर है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को बाकायदे तौर पर डिफाइन करने से पहले कुछ और नंबर हैं जिनका समझना भी ज़रूरी है। पहले हम उनको डिफाइन करते हैं, उसके बाद जाके कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो पहले हम जाते हैं रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर के बाद हम जाके इमेजिनरी नंबर को समझेंगे और इन दोनों को समझने के बाद हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। सो स्टार्ट लेते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर, जी डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर किसे कहते हैं? इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is called real numbers. The union of rational and irrational number is called real number. अगर हम रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लें तो उससे जो नंबर बनते हैं या उस सेट के अंदर जो नंबर आते हैं उसको हम कहते हैं रियल नंबर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है, या रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, उसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। अब पहले डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। यहां पे चलो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। रेशनल नंबर्स और यहां पे मैं इरेशनल नंबर को डिफाइन करूंगा। इरेशनल नंबर्स। अच्छा जी, अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि ऐसे नंबर्स, यानी q इज इक्वल टू ऐसे नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे p और q ये सच दैट, यानी p बाई q सच दैट p कॉमा q बिलोंग्स टू द इंटीजर z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऐसे नंबर जो होंगे उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लूँ एक एग्जांपल 2/3 और इसी तरह एक और एग्जांपल 3/2 कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। सो इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म है तो ये हमारे पास रेशनल नंबर में आएगा। ये भी इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म है तो ये भी हमारे पास रेशनल में आएगा। अब अगर हम इसको डिसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी 2/3, इसको अगर हम डिसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 2 को डिवाइड करेंगे
3 से। अब 2 छोटा है, 3 बड़ा है, नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लें, यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है। अब 3 6 आर 18 आएगा, 20 में से 18 निकाले तो 2 आएगा, 2 फिर छोटा है, 3 बड़ा है, नहीं जाएगा, यहाँ पे 0, तो 3 6 आर फिर 18 आएगा, और 20 में से आप 18 को निकालें तो फिर 2 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 जो है ये आगे इसी तरह बढ़ रहा है, यानी 2/3 इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। ये 6 जो है ये आगे इसी तरह चलता जा रहा है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 0.66 के ऊपर बार लगाएं। बार का मतलब ये है कि 6 जो है ये अब बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, अब इधर देखें, अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं ना 2 से, 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 3 को डिवाइड कर लें 2 से, यहाँ पे 2 1 आर 2, 3 में से 2 निकालें तो 1 आएगा। अब 1 छोटा है, 2 बड़ा है, अब डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 0 लिख ले, यहाँ पे पॉइंट, 2 5 आर 10, 10 में से 10 निकाले तो रिमाइंडर 0 आ गया। सो 3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आता है 1.5। ठीक। अच्छा जी, अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है टर्मिनेटिंग, और एक हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो यहां पे चलो मैं लिखता हूं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस। तो यहां पे देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो हमारी डिवीजन है, यानी पॉइंट के बाद जब हम जाते हैं, तो अगर हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है, हमारा प्रोसेस रुक जाता है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहां पे एक पॉइंट है, ये 6 जो है ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आगे अगर आप देख लें 0.66666 ये तो आगे चलता जा रहा है, इनफाइनाइटली ये आगे जा रहा है। तो यहां पे क्या है, ये तो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहां पे जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पॉइंट के बाद अगर एक खास नंबर बार बार रिपीट हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिकरिंग है। ठीक है, ये रिकरिंग वाला केस है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन एक खास पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर था 0.666, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, लेकिन यहाँ पे यानी पॉइंट के बाद जो प्रोसेस था वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग वाला केस। और ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिकरिंग है या रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होते हैं, p और q दोनों का ताल्लुक इंटीजर के साथ हो, q 0 के बराबर ना हो। तो हमारे पास जब हम नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो डेसिमल में वो टर्मिनेट हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो तो फिर भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की तरफ जाते हैं, तो इर्रेशनल नंबर में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ
7। अब आपको पता है ना कि हर नंबर के नीचे 1 होता है। अब यहाँ पे देखें, नीचे तो 1 है, 1 तो आपके पास इंटीजर है ना, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 को कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन इसका जो आंसर आएगा वो 2.645 एंड सिमिलरली इसी तरह कुछ और डिजिट भी साथ में आएंगे। ये इसी तरह आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये न टर्मिनेट होगा और न रिपीट होगा, यानी इसमें एक खास नंबर बार बार रिपीट भी नहीं होगा और इसका आंसर जो है डेसिमल के बाद ये ख़त्म भी नहीं होगा, यानी डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पाई की तरफ जाएं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1415 तकरीबन 927 इसी तरह कुछ है, ठीक है। तो ये भी आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद न एक खास पैटर्न रिपीट हो रहा है और यहाँ पे न टर्मिनेट हो रहा है। सो ऐसा केस जिसमें नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग अगर नंबर है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर, बिकॉज इसको आप ई बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इधर देखें, अब पॉइंट की बात है, हम कहते हैं ना कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब जाते हैं इन केसेस की तरफ। अब देखिए, ये जो हमारे पास 0.6 है, पहले चलो इसको देखते हैं। ये जो टर्मिनेटिंग वाला केस है, ठीक है ना। अगर हमारे पास नंबर है 1.5, यहाँ पे हमने कहा है कि ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर किस तरह है? रेशनल नंबर इस तरह है कि अगर यहां से हम डेसिमल को हटाएं, ठीक है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कानून क्या है कि ये जो आपके पास 1.5 है, अब पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद जितने नंबर हैं यहाँ पे, जितने डिजिट हैं उसके मुकाबले में आप 0 लगाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 से इसको कैंसिल कर लें, 5 2 ज़रा 10, 5 3 कितना बनता है 15। सो ये आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 1.5 जो था ये हमने कन्वर्ट किया 3/2 में। इसका मतलब कि इसी 1.5 को हमने p बाई क्यू के शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। तो इस वजह से कहते हैं कि 1.5 जो है ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा जी, अब इधर आए, ये जो आपके पास, चलो मैं यहाँ पे ये कर लूंगा आपके लिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा था 0.6666, अब इसको हम चेक करते हैं कि आया इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है आप लिख लें, यानी जो आपके पास नंबर है 0.666 और इसी तरह आगे जा रहा है। अब लेट कर लें कि x हमारे पास बराबर है 0.666 और ये 6 इसी तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद यानी एक नंबर रिपीट हो रहा है या 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं या 3 नंबर। तो जितने नंबर रिपीट होंगे हम क्या करेंगे कि अगर फर्ज कर ले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिर्फ 6 है, यानी एक नंबर ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ बोथ साइड पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे या 10x आएगा और यहाँ पे 0.666 डॉट 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 ये आगे जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके साथ भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर यहाँ पे एक डिजिट के अलावा अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, यानी अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 नंबर या 3 डिजिट वो जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप फिर 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, यानी जब आप इस नंबर के साथ 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 क्या करता है, ये जो पॉइंट है इसको एक डिजिट राइट साइड की तरफ मूव कर लेता है। तो ये हमारे पास आता है 6.666 डॉट डॉट डॉट, अब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सो अब यहां पे क्या कर लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 और ये 1, इसी 2 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 10x में से एक x माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9x, और यहाँ पे देखें 6.666 ये जो आगे जा रहा है, इससे अगर आप माइनस कर लें 0.666 तो यहाँ पे देखिए ये 0 पॉइंट, यानी जितनी भी 6 हैं वो सारे के सारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, आपके पास जस्ट आएगा 6, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट बोथ साइड पे 9 को डिवाइड कर लें तो x आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9। सो ये अब देखिए यहाँ पे 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे देखें 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी जो हमारे पास डिसिमल फॉर्म में नंबर था, यानी 0.66666, इसी तरह। तो एक खास प्रोसेस के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि जो 0.666 था वो हमारे पास रेशनल नंबर था। क्यों? क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे आ जाए, इरेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में, उसको हम इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ये नंबर आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, इंफिनिटी तक खत्म नहीं हो रहा, और दूसरा यहाँ पे खास पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यानी किस तरह करेंगे, अगर हम इस तरह कर लें कि पॉइंट को खत्म कर लें, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, 5 के नीचे 0, तो कितने 0 लगाएंगे, हमें तो ये पता नहीं कितने 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर को फिर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं रियल नंबर की तरफ। तो रियल नंबर में हमने ये कहा है कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो यहां पे जो आपके पास रेशनल नंबर है उसका अगर आप यूनियन लेते हैं इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर को हम क्यू डेट से डिनोट करते हैं, तो इससे जो नंबर बनते हैं इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल नंबर की है एक डिफिनीशन, यहां तक क्लियर है। अब एक दूसरा डिफिनीशन करते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जो आपके पास रियल नंबर है, ठीक है ना, तमाम के तमाम वो नंबर्स, ऑल दोज नंबर, ऑल, चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ऑल दोज नंबर्स whose square is a
square is a positive number is called real number। ठीक है, तो एक डिफिनीशन ये भी है कि वो तमाम के तमाम नंबर जिसका हम स्क्वायर ले लें और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। अब आप ज़रा गौर कर लें तो जितने भी हमारे पास नंबर हैं, चाहे वो रेशनल हैं चाहे वो इरेशनल हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, स्क्वायर जो है किसी नंबर का, स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है कि वो हर एक नंबर को पॉजिटिव बनाता है। फर्ज के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है कि ये अंदर जो माइनस है इसको ये प्लस बना देता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 4, बिकॉज यानी -2 को अगर आप -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हम कहते हैं कि हमारा आंसर 4 आता है। अच्छा जी, रियल नंबर को हमने डिफाइन कर लिया है। अब जाते हैं इमेजिनरी नंबर की तरफ कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, लेकिन इसका छोटा सा बैकग्राउंड है। मैं चाहता हूं कि वो भी मैं आपको बता दूं कि इमेजिनरी नंबर कहाँ से आए हैं और बेसिकली जो मेन डिफरेंस है ना इमेजिनरी और रियल के बीच में, इसका फ़र्क भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझे। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। रियल नंबर में हमने ये कहा था कि ऐसे नंबर्स जिसका हम स्क्वायर ले लें और स्क्वायर के बाद वो हमारे पास एक जो नंबर आता है वो पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन इमेजिनरी नंबर थोड़े से मुख्तलिफ हैं, थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में जब यानी मुसलमान कैलकुलेशन करते थे ना, क्योंकि वो इस्लामिक जो हमारे हैं, इस्लाम के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसके मुताबिक मुसलमान चाहते थे कि वो अपने प्रॉब्लम्स जो इस्लाम के साथ रिलेटेड हैं वो उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर ये प्रॉब्लम जो है उसके लिए आसान हो जाएंगे, उसका हल उसके पास आ जाएगा। फ़र्ज़ कर लें अगर एक बंदा है और उसका एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, अब ये बंदा फोत हो चुका है। अब इस बंदे का जो है फ़र्ज़ कर लें कि 15 कैनाल जो है वो इसकी ज़मीन है, जायदाद है, पर 15 कैनाल्स। तो अब इस्लामिक रूल के मुताबिक हम इसको कैसे बांट दें, कितना हिस्सा जो है वो बेटी को मिलेगी और कितना हिस्सा जो है वो बेटे को मिलेगा। तो अब ये तो मैं आसान एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ। इस तरह बहुत पेचीदा कम्प्लेक्स किस्म के जो मसले मसाइल हैं वो भी इसके अंदर आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक बंदा है, ठीक है, उसका फ़र्ज़ कर लें कि जो ज़मीन है वो 15 कनाल है। ठीक है, 15 कनाल ज़मीन है और अब हम इसको तकसीम करते हैं ना, किसमें, एक बेटी और एक बेटा। अब याद रखें यहाँ पे कि इस्लामिक रूल के मुताबिक बेटे को डबल हिस्से मिलेंगे, बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बेटे को एक हिस्सा मिलता है तो बेटी को हाफ हिस्से मिलेंगे, यानी आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें अगर मैं आपसे कहूँ कि x जो है ये मिकदार को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी x प्लस अगर हम यहाँ पे 2x कर लें विच इज़ इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो बेटी का हिस्सा है वो एक है और बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, कितने में से, 15 कैनाल में से। अब अगर ये प्रॉब्लम हम हल करना चाहें तो x को 2x के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, उधर आ जाएगा 15, इसको भी 3 से डिवाइड कर लें, इसको भी 3 से डिवाइड कर लें, ये 3 कैंसल, x आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, 5 3 ज़ार 15, तो ये x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें x हमारे पास आया है 5। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट कर लें ये जो है ना, ये सिस्टर और ये ब्रदर। सिस्टर को एक हिस्सा मिलेगा, ब्रदर को 2 हिस्से मिलेंगे। अब टोटल जमीन कितनी है? 15 केनाल है। अब 15 केनाल में से बेटी को कितना मिलेगा और बेटे को कितना मिलेगा, या बहन का कितना हिस्सा होगा, भाई का कितना हिस्सा होगा, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आई है ना, x इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स के ये 5 क्या है, ये सिस्टर का हिस्सा है। और बेटे को कितने मिलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ब्रदर को कितने मिलेंगे, तो उसको 2 हिस्से मिलते हैं, यानी 2x, x की जगह 5 पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 10। ये किसको मिलेगा? ब्रदर को। यानी बहन को 5 केनाल जमीन मिलेगी और बेटे को 10 केनाल जमीन मिलेगी, जायदाद। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं। तो इस्लामिक स्कॉलर जो थे वो इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते थे, और समटाइम्स जब वो इस तरह के कैलकुलेशन करते थे तो जो उसके पास इक्वेशन आते थे, कभी कभी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चले जाते थे। जब वो इस्लामिक स्कॉलर कैलकुलेशन करते थे तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आई थी। वो जब इक्वेशन को हल कर रहे थे तो उसके सामने ये इस किस्म का एक इक्वेशन आया था कि x² + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x² 1 को उधर शिफ्ट कर लें तो ये -1 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सोचते थे कि x की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर लें कि हमारा आंसर -1 आ जाए। यानी इसी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, x² इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन किसे कहते हैं? x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जब आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लें और आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देखें, ये जो अभी यहाँ पे इक्वेशन हमने हल की थी, इसके मुताबिक x की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 को अगर हम इधर पुट कर लें, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड हमारे पास इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ तो यह x की जगह आएगा 5 + 2 इंटू x की जगह 5 विच इज इक्वल टू 15। तो यह आ जाएगा 5 + 2 5 10 विच इज इक्वल टू 15। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना आएगा, 15 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब अगर इस इक्वेशन की तरफ चले जाएं, x की वैल्यू क्या होगी कि हम यहाँ पे पुट कर लें और हमारा आंसर -1 आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, रियल नंबर को तो हमने इस तरह डिफाइन किया था ना कि वो तमाम के तमाम नंबर्स जिसका हम स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद हमारा जो रिजल्ट आए वो एक पॉजिटिव नंबर की सूरत में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम रियल नंबर में से जो भी नंबर हम उठाएं x की जगह यहाँ पे पुट कर लें तो कभी भी आपके पास -1 नहीं आएगा। आप ट्राई कर लें, डिफरेंट नंबर उठाएं, x की जगह पुट कर लें, उसका स्क्वायर लें और चेक कर लें कि -1 आता है कि नहीं आता, तो नहीं आएगा। रियल नंबर से मुराद क्या है, हकीकी नंबर, जिसकी कोई ना कोई हकीकत हो। तो यहाँ पे देखिए, x की जगह जो भी पुट कर लें -1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम किसकी तरफ जाते हैं, इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं। एक मैथमेटिशियन था रेने डिकार्ड्स, उसने ये कहा था कि अगर हम एक नंबर तस्वर कर लें यानी -1 और फिर उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये एक ऐसा नंबर है कि जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास -1 आता है। किस तरह, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 को चेक करते हैं कि आया वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और एक बात नोट कर लें कि जो भी आपके पास नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि a के पावर में 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो इसका मतलब ये है कि -1 का स्क्वायर रूट है तो इसका पावर क्या आ जाएगा,
1/2 और उसके बाद होल पावर 2, ये 2 लिख लें, विच इज इक्वल टू -1। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर जब पावर आता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यह आ जाएगा -1, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू -1। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लें तो लेफ्ट साइड राइट साइड हमारे पास इक्वल आता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास एक रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की डिफिनीशन इस तरह है ना कि जब आप उसका स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक ऐसा नंबर है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसके स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या आता है? -1 आता है, पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर उस बंदे जिसने ये कैलकुलेशन की थी, जिसने ये नंबर ढूंढा था, उसने ये कहा था कि इस नंबर का तो जो है वो रियल नंबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसने ये कहा था कि ये नंबर हम सिर्फ अपने दिमाग में, अपने तस्वुरात में ला सकते हैं, हकीकत में इसी नंबर का कोई वजूद नहीं है। ये एक विलट नंबर हो सकता है ना यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, लेकिन ये हमारा तस्वुराती नंबर है, हमारा सिर्फ ख्याली नंबर है, हम इसको सिर्फ तस्वर कर सकते हैं, रियल नंबर में ये मौजूद नहीं है। तो इस वजह से फिर ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब इमेजिनरी नंबर को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि तमाम के तमाम वो नंबर, ठीक है ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर आए और नेगेटिव हो। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर और अगर नेगेटिव हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, तो तमाम के तमाम ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव हों और स्क्वायर रूट के अंदर हों। फर्ज कर लें अगर आप -2 ले लें, इसका स्क्वायर रूट कर लें, -4 कर लें या -7 कर लें, जो भी आप लेते हैं, ठीक है, -7 कर लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, 31 ले लें, इसका स्क्वायर रूट कर लें लेकिन नेगेटिव। ठीक है ना, -31 का स्क्वायर रूट। इसी तरह जितने भी नंबर हैं अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं और नेगेटिव हैं तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब यहां पे देखिए जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसको फिर एक नाम दिया गया है आयोटा। इसको हम हमेशा एक ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसको भी अपने जहन में रख लें। तो जहां भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा उसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखें अगर आपके पास ये नंबर है, फर्ज कर लें आप स्क्वायर रूट ऑफ -2 लिख लें। अब स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इधर देखें, ये -1 अगर हम मल्टीप्लाई करें ना 2 के साथ तो कितना आएगा? भी -2 आएगा, तो -2 की जगह आप ये लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसको भी अपने पास नोट कर लें। स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है, अगर a, b ये आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, ठीक है ना, कोई भी दो रियल नंबर है, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों में से या ये तो दोनों पॉजिटिव हों या इसमें से एक 0 हो या कम से कम एक पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो फिर उसके लिए रूल ये है कि a और b दोनों का स्क्वायर रूट, यानी अगर a और b आपस में मल्टीप्लाई हैं और इसका स्क्वायर रूट है तो इसको आप अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। कब? कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या इसमें से एक 0 हो, एक पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव हो
एक पॉजिटिव हो। इसको भी अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 का अलग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का अलग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 यहाँ पे हमने कहा है कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा। तो यह आ जाएगा आयोटा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। इसी तरह जो आपके पास 7 है यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस की जगह जस्ट आप आयोटा लिख लें। ठीक है, अगर अंदर नेगेटिव नंबर है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो माइनस को खत्म कर लें। शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं, माइनस को खत्म कर लें, उसकी जगह आयोटा लिख लें। यहाँ पे जो आपके पास -31 का स्क्वायर रूट है, इसकी जगह आप 31 का स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म में। अच्छा जी, अब इधर देखें, ये भी थोड़ा सा मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर लूँ। फर्स्ट कर ले, अगर आपके पास दो नंबर है, ठीक, 2 मल्टीप्लाई 3, ए की जगह 2, यानी अगर ए 2 के बराबर है और बी जो है ये 3 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है। अगर एक नेगेटिव हो जाए यानी -2 मल्टीप्लाई 3 हो जाए, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं -2 का अपना स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी 3 का अलग स्क्वायर रूट। अब ये नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आया है, तो इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा लिख लें मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लें। ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट है, तो इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव हो जाए, 3 नेगेटिव हो जाए, फिर भी यही सेम प्रोसेस है। अब ये रूल थोड़ा सा इधर मजीद मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। अगर a मल्टीप्लाई b स्क्वायर रूट है, तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b ये किसके बराबर होगा, a मल्टीप्लाई b के बराबर होगा ना। a को b के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव आ गए तो फिर हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ए नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे बी नेगेटिव आ जाए, तो फिर इससे हमारे पास ये फॉर्म नहीं बनेगा। तो अब देखिए, अगर ए की जगह में ले लूँ -2, इसका अपना स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इस केस में आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप -2 का और -3 का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये गलत है। ठीक है, इसको हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, -2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर रूट, ये बराबर आ जाएगा। अब इधर देखें, -2 का स्क्वायर रूट, इसी की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर रूट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर अपनी जगह पे। अब इसको आप एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये आयोटा जो है ना, आयोटा हमने कहा है कि आयोटा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर आयोटा स्क्वायर आता है तो इस साइड पे भी स्क्वायर कर लें, इस साइड पे भी स्क्वायर कर लें, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आएगा -1 के पावर में 1/2 और होल पावर में 2। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, पावर के ऊपर जब पावर आता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 कैंसल, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर आपके पास आता है -1। क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी जगह आप माइनस लिख लें, आयोटा स्क्वायर -1 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आएगा। ठीक है, 6 यानी इसका स्क्वायर रूट। अब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6 आएगा। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे वो डायरेक्ट आप ये स्टेप कर लें, क्योंकि इससे आपके पास क्या आता है, ये जब हम ये स्टेप कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3 दूनी 6 यानी 6 आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है ना? तो इट मीन्स कि ये आपके पास +6 का स्क्वायर रूट आता है, लेकिन असल में इसका आंसर -√6 आता है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हों और नेगेटिव हों, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं तो इसको भी अपने पास नोट कर लें कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है? और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है जो कि हमारे पास -1 आता है। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है, या आयोटा पावर 3 किसके बराबर होगा? तो आयोटा पावर 3 ये आपके पास आएगा, यानी इसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस अगर एक जैसे हैं तो पावर आपस में ऐड होंगे। तो बेस हमने 1 लेना होता है, बेस 1 ले लें आयोटा, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यही चीज़ आएगी। ठीक है? अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो इसकी जगह आप -1 लिख लें और साथ में ये आयोटा लिख लें। तो -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस आयोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। ठीक है? आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? आयोटा पावर 4। अब इसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है? -1 +1 बनेगा। सो आयोटा पावर 4 ये आपके पास आएगा +1। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख लें, ये इंतहाई ज़रूरी है, आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जो हमारा असल टॉपिक है। ठीक है? कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। ए नंबर which is in the form of a plus b iota, where a comma b belongs to real number is called complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स जिसको हम a + b आयोटा के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है? अब a जो है ये बजाते खुद एक रियल नंबर है और उधर b जो है वो भी बजाते खुद एक रियल नंबर है, लेकिन आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है? तो यहाँ पे एक रियल पार्ट बनता है, इमेजिनरी जब रियल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी इमेजिनरी बनता है ना। तो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें, इसकी कम्बिनेशन कर लें, इसको इकट्ठा कर लें, इसको जमा कर लें, तो इससे जो नंबर बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को अक्सर हम डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं, यानी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इस केस में क्या है, इसमें ये होता है कि a और b बजाते खुद, यानी a और b ये दोनों आपके पास रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर होंगे। आयोटा जो है, आयोटा ये आपके पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी। तो आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब हम रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद जो नंबर आते हैं वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, a प्लस बी आयोटा। अब इधर देखें, अब इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है a वाला, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो बी आयोटा वाला है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इससे जो नंबर बनता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से। और इसके अंदर किस फॉर्म में नंबर होते हैं, यानी इसमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में नंबर होते हैं, सच दैट a और b दोनों का ताल्लुक रियल नंबर के साथ होगा। ठीक है ना, अगर इस फॉर्म में हमारे पास नंबर है तो इन नंबर्स को हम क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर लेते हैं z1, अगर हम एक नंबर लें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नंबर ले लें z1 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z2 इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z3 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है यहां तक? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, यानी a कॉमा b की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो यहां पे a जो है ये रियल पार्ट होगा और b जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। सो अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर है यानी 2,3, अगर इस तरह एक ऑर्डर पेयर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है ये आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा। अगर इस तरह एक ऑर्डर पेयर है 4 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फर्ज कर लें, तो ये आपके पास होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये इस किस्म के नंबर होते हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पे आए वो रियल पार्ट होगा और जो सेकंड पोजीशन पे आए वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हमारे पास फर्ज कर लें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यानी अगर हम z4 की बात कर लें तो ये 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो यहां पे जो आपके पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट, इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे? रियल ऑफ z। तो रियल ऑफ z मींस कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 1/2 है।
तो रियल पार्ट को डिनोट करने के लिए हम आर ई ऑफ जेड का नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी के लिए क्या होगा, तो उसके लिए आई एम ऑफ जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। जो रियल पार्ट होगा उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, इसमें जो है रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड वो कौन सा है 2, और इमेजिनरी ऑफ जेड इस केस में कौन सा है 3 आयोटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास a, b के फॉर्म में कुछ नंबर्स हैं, यानी अगर आपके पास z कर लें, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा के फॉर्म में अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर फर्स्ट पार्ट 0 हो जाए, ठीक है ना, इसमें इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर आ जाए तो ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू जस्ट आएगा b आयोटा, जस्ट b आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। ये हमारे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज ये सिर्फ इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 हो चुका है। अगर इस तरह हो जाए, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b यहाँ पे 0 हो जाए तो b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें, b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो z आपके पास आएगा z इज इक्वल टू जस्ट a, जिसको हम प्योर रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्योर रियल नंबर। फॉर एग्जांपल यहां से हम एक एग्जांपल उठाते हैं, ये वाला देखें, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें अगर 2 को हम 0 कर लें तो z1 विच इज इक्वल टू जस्ट 3 आयोटा आएगा। तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। अगर इस केस में हम क्या कर लें, इसको 0 कर लें, 3 आयोटा यानी 3 को 0 कर लें, अगर 3 0 हो जाए तो z1 इज इक्वल टू जस्ट 2 आता है, ठीक है ना, जस्ट 2 आता है। तो इसको हम कहते हैं प्योर रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब इस तरह भी हो सकता है कि दोनों 0 हो जाए, यानी अगर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर a भी 0 हो जाए, इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाए, तो फिर ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जीरो कम्प्लेक्स नंबर, जीरो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो कम्प्लेक्स नंबर। और यहां पे एक बात नोट कर लें, ठीक है, यहां पे एक बात नोट कर लें कि अगर इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर आ जाए एंड b इज इक्वल टू 1, और अगर b 1 के बराबर आ जाए, तो फिर z हमारे पास आएगा 0 प्लस 1, यानी b की जगह 1, 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो जस्ट आयोटा आएगा, ठीक है ना। तो 0 प्लस आयोटा, ठीक है, 0 प्लस आयोटा। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू जस्ट आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है यूनिट कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यूनिट कम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपके पास यूनिट कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर आप 0 आयोटा के साथ ऐड कर लें तो आपके पास आएगा आयोटा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिट कम्प्लेक्स नंबर जी। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब एक केस को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास फर्ज कर लें 2 नंबर हैं, फर्ज कर लें आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा
और Z2 एक दूसरा नंबर है C प्लस D आयोटा। ठीक है, तो अब Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दोनों नंबर कब आपस में इक्वल होंगे? ये दोनों नंबर कब आपस में इक्वल होंगे? ये दोनों नंबर उस वक्त आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर दोनों का जो रियल पार्ट है वो आपस में बराबर आ जाए, यानी दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाए, इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो जाए, तो फिर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर A C के बराबर आ जाए एंड B D के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर इसमें से यानी या अगर रियल पार्ट मुख्तलिफ है या इमेजिनरी पार्ट मुख्तलिफ हैं तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। इक्वलिटी के ये रूल ये है कि जो रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। इसको अपने दिमाग में रख लें। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, एक छोटा सा टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? फर्ज कर ले अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज कर ले आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो इसी नंबर का कंजुगेट क्या होगा? तो कंजुगेट को हम हमेशा बार के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी z का अगर आप कंजुगेट लेते हैं तो z के ऊपर छोटा सा एक लाइन ड्रा कर लें जिसको हम बार कहते हैं। तो z बार हमारे पास बराबर होता है, रियल पार्ट को उसी तरह ही लिख लें, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है इसका सिर्फ साइन चेंज कर लें। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर लें। ठीक है ना, तो ये बन जाता है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा? 2, इसका साइन चेंज कर ले, माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अगर फर्ज कर ले आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, अगर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? तो इसको z बार से डिनोट कर लें, यानी z1 का बार इज इक्वल टू 3, ये जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है सिर्फ उसी टर्म का साइन चेंज कर लें, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो इसको कहते हैं कंजुगेट। कंजुगेट में क्या होता है कि हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिर्फ साइन चेंज कर लें तो ये बन जाता है फिर उसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने सीखना है ना तो ये कहानी आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि सर यहाँ पे तो आपने डिफाइन कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये कब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में इक्वल होंगे? ये भी हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा हो या एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है, या इसके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आया ये पॉसिबल है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा हो या एक नंबर दूसरे से छोटा हो, या इसके बीच में जो कंपैरिजन है आया ये कंपैरिजन पॉसिबल है, हम इस कंपैरिजन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।